हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू वायरिका क्लासेज। मैं हूँ ऋचा श्रीवास्तव। मैंने आपका क्लास 9 फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ का कुछ टॉपिक कवर किया है, जिसमें मैंने सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल, न्यूक्लियस, ये सारी चीज़ें क्या हैं, इनका स्ट्रक्चर कैसा है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं। अगर इन टॉपिक में कहीं आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मेरे चैनल पे जा कर के, मेरे वीडियो के नीचे जा कर के कमेंट कर सकते हैं। मैं उन कमेंट का रिप्लाई कर दूँगी। आज मैं आपको क्रोमोसोम बताने वाली हूँ। क्रोमोसोम क्या होता है, उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, ये सारी चीज़ें आज मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। और लास्ट के टॉपिक में मैंने न्यूक्लियस बताया था। न्यूक्लियस में मैंने क्या क्या बताया, न्यूक्लियस की डिस्कवरी किसने किया था, न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर कैसा होता है, न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर में क्या क्या चीज़ें होती हैं और न्यूक्लियस फंक्शनिंग क्या करता है। उसमें मैंने एक टर्म यूज किया था जो है क्या, क्रोमैटिन मटेरियल। क्रोमैटिन मटेरियल क्या होता है, यही क्रोमैटिन मटेरियल आगे चल के कंडेंस हो जाता है और वो किस फॉर्म में आ जाता है, क्रोमोसोम के फॉर्म में। ठीक है, तो आज मैं आपको क्रोमोसोम एक्सप्लेन करूंगी। चलो स्टार्ट करते हैं। तो क्रोमोसोम होता क्या है, क्रोमोसोम जो है वो दो वर्ड से मिलकर के बना हुआ है। इसका जब डेरिवेशन किया जाता है तो ये टू पार्ट में डिवाइड होता है, टू वर्ड्स में डिवाइड होता है, जिसमें से क्रोमा का मतलब क्या होता है, कलर्ड, और सोमा का मतलब क्या होता है, बॉडी। ठीक है, तो हमारे सेल के न्यूक्लियस में कुछ कलर्ड बॉडी दिखाई देते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, क्रोमोसोम बोलते हैं। ठीक है, ये कलर्ड बॉडी अपने आप नहीं होते, इनका जब सेल का हम माइक्रोस्कोप के अंदर स्टडी करते हैं तो उसमें सबसे पहली प्रोसेस होती है सेल का डिस्ट्रक्शन करना। किसी भी प्लांट पार्ट या किसी भी बॉडी के पार्ट को कट करके उसका डिस्ट्रक्शन करना और उससे सेल को स्टेन करके उसमें कुछ बॉडी, सेल के ऑर्गेनल्स में कुछ बॉडी ऐसी होती है जो कि कलर प्रोवाइड करती है और कुछ नॉन कलरफुल होते हैं। तो जो बॉडी कलर प्रोवाइड करती है उसमें से एक बॉडी ये भी है जिसे हम क्या बोलते हैं, कलर्ड बॉडी बोलते हैं। और ये जो प्रोसेस होती है, जो कलर किया जाता है, जिसकी वजह से हम सेल ऑर्गेनल्स को आसानी से पहचान सकते हैं, उसे क्या, उस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, स्टेनिंग की प्रोसेस बोली जाती है। क्या बोलते हैं, स्टेनिंग बोलते हैं। ठीक है, अब क्रोमा इज इक्वल टू कलर, सोमा इज इक्वल टू बॉडी। और क्रोमोसोम की अब बात यह आती है कि क्रोमोसोम के बारे में सबसे पहले बताया किसने था। तो क्रोमोसोम की डिस्कवरी सबसे पहले किसने किया था, स्ट्रासबर्गर ने किया था। कब किया था, 1875 में। लेकिन जब इन्होंने उसकी स्टडी की, जब डिस्कवरी की, तब उस समय उन्होंने उसे क्रोमोसोम नाम नहीं दिया था। तब उन्होंने क्या बोला था, क्रोमोसोम को क्रोमैटिन मटेरियल बोला था। और उन्होंने ये बताया कि हमारे न्यूक्लियस के अंदर एक लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, क्रोमैटिन मटेरियल। लेकिन बाद में जो क्रोमोसोम टर्म दिया था वो किसने दिया था, वॉल डेयर ने, 1888 में। किसने दिया, वॉल डेयर ने। तो क्रोमोसोम की डिस्कवरी किसने किया था, किसने किया, स्ट्रासबर्गर ने। कब किया, 1875 में। और क्रोमोसोम का जो नाम दिया था या क्रोमोसोम टर्म का जो यूज किया था वो किसने किया था, वॉल्डेयर ने, 1888 में। अब बात आती है क्रोमोसोम का साइज कितना कैसा होता है। तो क्रोमोसोम जो है वो अलग अलग सेल में, ये इनका जो साइज और शेप होता है वो अलग अलग सेल में अलग अलग होता है, अलग अलग स्पीसीज में अलग अलग होता है। ठीक है, तो एनिमल सेल में जो साइज होता है क्रोमोसोम का वो कैसा होता है, स्मॉल होता है। और प्लांट सेल में जो क्रोमोसोम का साइज होता है वो क्या होता है, एनिमल सेल से लार्ज होता है। ठीक है, मतलब प्लांट सेल में जो क्रोमोसोम पाए जाएंगे वो एनिमल सेल के क्रोमोसोम से क्या होंगे, लार्ज होंगे। ठीक है, प्लांट सेल में भी प्लांट जो है वो दो तरीके के होते हैं, एक होता है मोनोकॉट प्लांट और दूसरा क्या होता है, डाइकॉट प्लांट। तो मोनोकॉट प्लांट जो होता है उसमें भी जो क्रोमोसोम का साइज होता है वो कैसा होता है, लार्ज होता है। और डाइकॉट प्लांट में क्रोमोसोम का जो साइज होता है वो क्या होता है, स्मॉल होता है। इस तरीके से ये चार चीजें मैंने बताई। क्या, एनिमल सेल जो है वो उसमें क्रोमोसोम का साइज क्या होगा, स्मॉल होगा।
प्लांट सेल में क्रोमोसोम का साइज लार्ज होगा। मोनोकॉट प्लांट भी दो टाइप के होते हैं, पहला क्या है मोनोकॉट, दूसरा क्या है डाइकॉट। मोनोकॉट में लार्ज क्रोमोसोम होंगे और डाइकॉट में क्या होते हैं स्मॉल क्रोमोसोम्स होते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन ये उठता है कि क्रोमोसोम का फॉर्मेशन होता कैसे है। ठीक है, तो सबसे पहले जब एक सेल को देखा जाता है तो सेल के न्यूक्लियस में, न्यूक्लियस की जब स्टडी की जाती है तो उसमें मैंने आपको न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर में बताया था कि थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर इस तरीके से दिखाई देते हैं। ठीक है, ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर क्या होते हैं, इन्हें डीएनए बोला जाता है। ठीक है, डीएनए बहुत लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। डीएनए का स्ट्रक्चर जब देखा जाता है तो इस तरीके से होता है, ये डीएनए का स्ट्रक्चर है। ये होता है डीएनए। तो डीएनए का जब स्ट्रक्चर देखा जाता है, मैं एक काम करती हूँ इसको और अच्छे से बनाती हूँ। डीएनए इस तरीके से डीएनए का स्ट्रक्चर होता है। जब इस डीएनए के स्ट्रक्चर को और ज्यादा जूम आउट करके देखते हैं तो वो डीएनए का स्ट्रक्चर जो है वो बहुत ही लॉन्ग क्वाइल्ड स्ट्रक्चर के फॉर्म में इस तरीके से दिखाई देता है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि न्यूक्लियस तो बहुत छोटा होता है, क्योंकि एक सेल ही इतना छोटा होता है तो ऑब्वियस सी बात है न्यूक्लियस भी बहुत छोटा होगा। तो उस छोटे से न्यूक्लियस के अंदर इतना सारा, इतना लॉन्ग क्वाइल्ड स्ट्रक्चर कैसे प्रेजेंट हो सकता है। तो ये इस तरीके से प्रेजेंट होता है कि वो जैसे एक ऊन का गोला होता है, वो क्या होता है राउंड, जब उसको कर दिया जाता है तो वो एक पतले से बॉल लाइक स्ट्रक्चर, छोटे से बॉल लाइक स्ट्रक्चर के फॉर्म में आ जाता है। ठीक उसी तरीके से डीएनए जो है लॉन्ग क्वाइल्ड स्ट्रक्चर के फॉर्म में होता तो है, लेकिन ये किस चीज के साथ, एक होती है हिस्टोन प्रोटीन। इस हिस्टोन प्रोटीन के साथ क्या होता है, ये इस तरीके से क्वाइल्ड होता है। तो जब ये क्वाइल्ड होता है तो ये पतले फॉर्म में आ जाता है, ये छोटे फॉर्म में आ जाता है, और ये क्वाइल्ड स्ट्रक्चर के फॉर्म में होने की वजह से बहुत ज़्यादा कॉम्प्रेस्ड हो जाते हैं और सेल के अंदर आसानी से ये फिट हो जाते हैं। तो इस तरीके से ये बोला जाता है कि डीएनए जो है वो किसके साथ प्रेजेंट होता है, एक तरीके की प्रोटीन होती है। ये जो डिस्क शेप स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है इसे क्या बोलते हैं, प्रोटीन बोलते हैं। ठीक है, ये कौन सी प्रोटीन होती है, तो ये होती है हिस्टोन प्रोटीन। ठीक है, तो हमारा जो सेल होता है उसमें जो डीएनए होता है वो हिस्टोन प्रोटीन के साथ प्रेजेंट होता है, और वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो है वो क्या होता है बहुत ज़्यादा कॉम्प्रेस्ड फॉर्म में आ जाता है। तो इस वजह से वो सेल के अंदर फिट होता है, और जब सेल डिवीजन का टाइम आता है तो ये जो स्ट्रक्चर है, ये जो कॉम्प्रेस्ड स्ट्रक्चर है, ये जो कॉम्प्रेस्ड स्ट्रक्चर है ये और ज्यादा कॉम्प्रेस्ड हो जाता है और किस चीज का फॉर्मेशन करता है, क्रोमोसोम का। ठीक है, इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन, इन दोनों को क्या बोला जाता है, क्रोमोसोम बोला जाता है। मैंने क्या बताया कि न्यूक्लियस के अंदर क्रोमेटिन थ्रेड पाए जाते हैं। जो क्रोमेटिन थ्रेड होते हैं वो किस किस चीज से बने होते हैं, डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन से। ये इतना डीएनए जो है वो लॉन्ग क्वाइल्ड स्ट्रक्चर के फॉर्म में पाया जाता है, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। इसीलिए वो क्या होता है, बहुत लॉन्ग होने की वजह से आसानी से वो सेल में फिट हो जाए तो वो किस कंडीशन में प्रेजेंट होता है, हिस्टोन प्रोटीन के साथ वो क्वाइल्ड स्ट्रक्चर के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। ठीक है, जब वो क्वाइल्ड स्ट्रक्चर के फॉर्म में आ जाता है तो वो बहुत कॉम्प्रेस हो जाता है और सेल में आसानी से फिट हो जाता है। फिर जब सेल डिवीजन का टाइम आता है, क्योंकि क्रोमोसोम का फॉर्मेशन कब होता है, सेल डिवीजन के टाइम पे। ठीक है, तो जब सेल डिवीजन का टाइम आता है तो ये क्रोमोसोम जो है, ये क्वाइल्ड स्ट्रक्चर जो है डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन और ज्यादा कॉम्प्रेस्ड हो जाते हैं और किस स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करते हैं, क्रोमोसोम का।
ठीक है। इस तरीके से ये कह सकते हैं कि क्रोमोसोम दो चीजों से मिलकर के बना हुआ है, डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन। ठीक है, अभी तक मैंने आपको क्या बताया, क्रोमोसोम के बारे में बताया। क्रोमोसोम जो है वो पहले बहुत थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, लॉन्ग वाइड थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, लेकिन जब सेल डिवीजन का टाइम आता है तो ये कॉम्प्रेस्ड होकर के, ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है ये कॉम्प्रेस्ड हो करके किस चीज का फॉर्मेशन करता है, क्रोमोसोम का। ठीक है, क्रोमोसोम जो है वो दो वर्ड से मिलकर के बना हुआ है। कौन कौन से दो वर्ड हैं, क्रोमा जो है उसे बोलते हैं कलर, और सोमा, ये दो चीजों से मिलकर के क्रोमोसोम बना है, क्रोमा एंड सोमा। क्रोमा का मतलब क्या होता है, कलर्ड, और सोमा का मतलब क्या होता है, बॉडी। मतलब हमारे सेल के न्यूक्लियस में कुछ कलरफुल बॉडी हमें दिखाई देते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, क्रोमोसोम बोलते हैं। ठीक है, क्रोमोसोम की डिस्कवरी किसने किया था, स्ट्रासबर्गर ने। कब किया, 1875 में। फिर क्रोमोसोम, लेकिन जब इन्होंने क्रोमोसोम की डिस्कवरी किया तो उस समय उन्होंने इसे क्या बोला, क्रोमैटिक मटेरियल बोला। लेकिन बाद में 1888 में साइंटिस्ट आए वॉल्डेयर, जिन्होंने इसे क्या बोला, क्रोमोसोम बोला। मतलब क्रोमोसोम टर्म जो दिया था वो किसने दिया था, वॉल्डेयर ने, और क्रोमोसोम की डिस्कवरी किसने किया था, स्ट्रासबर्गर। क्रोमोसोम का जब साइज देखा जाता है तो अलग अलग साइज में, अलग अलग स्पीसीज में इसका साइज जो है वो अलग अलग होता है। जैसे क्रोमोसोम का साइज एनिमल सेल में क्या होता है, स्मॉल होता है, और प्लांट सेल में इसका साइज क्या होता है, लार्ज होता है। ठीक है, और मोनोकॉट में और डाइकॉट में, प्लांट की बात की जाए तो प्लांट दो तरीके के होते हैं, एक होता है मोनोकॉट, दूसरा होता है डाइकॉट। मोनोकॉट कैसा होता है, लार्ज होता है, और डाइकॉट कैसा होता है, डाइकॉट में कैसे क्रोमोसोम होते हैं, स्मॉल होते हैं। ठीक है, अब एक टर्म आता है जीन। जीन्स, मतलब वो पहनने वाली जीन्स नहीं बोल रही हूं मैं, जो जीन होता है हमारी सेल के अंदर, जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन को पहुंचाने के लिए जो यूनिट पाई जाती है, उसे क्या बोलते हैं, जीन बोलते हैं। ये मत समझ लेना कि वो पहनने वाली जीन्स है, पहन के मैं निकल जाऊं, वो वाली जीन नहीं है ये जीन कौन सा है, जिसमें क्या होता है, जेनेटिक कैरेक्टर्स को जनरेशन बाय जनरेशन ट्रांसमिट किया जाता है। ठीक है, वो जीन कहाँ प्रेजेंट होते हैं, इसी डीएनए पर प्रेजेंट होते हैं। मतलब डीएनए की जो फंक्शनल यूनिट होती है उसे क्या बोलते हैं, जीन बोलते हैं। यही जीन जब पेयर में प्रेजेंट होते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, मैं यहाँ लिखती हूँ, जीन। जीन जो है डीएनए की फंक्शनल यूनिट होती है। मतलब जीन जो है वो क्या करता है, डीएनए में कुछ ऐसे पार्ट होते हैं जो कि किसी न किसी प्रोटीन के लिए कोड करते हैं। ठीक है, ये अभी आगे जब आप प्रोटीन सिंथेसिस पढ़ेंगे आगे के क्लासेज में, तो उसमें आपको एक्सप्लेन किया जाएगा। अभी बस इतना जान लो कि डीएनए का कुछ ऐसा पार्ट होता है जो कि किसी न किसी प्रोटीन के लिए कोड करता है, तो वो पार्ट जो होता है वो क्या कहलाता है, जीन कहलाता है। ठीक है, मतलब हमारे शरीर में, हमारी बॉडी में जितने भी करेक्टर्स हैं, चाहे वो हेयर कलर हो गया, चाहे वो आई कलर हो गया, चाहे वो स्किन कलर हो गया, चाहे वो हाइट हो गई, तो इन सारे करेक्टर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है, जीन होता है। ठीक है, इसीलिए इसे डीएनए की क्या बोलते हैं, फंक्शनल यूनिट बोलते हैं। अब जीन जो है ये कभी भी सिंगल काम नहीं करेगा, ये कब कैसे काम करेगा, ये हमेशा पेयर में काम करेगा। जैसे जब मेंडल ने अपना एक्सपेरिमेंट किया था, ये मैंने पहले के क्लासेज में आपको बताया है कि मेंडल ने अपना एक्सपेरिमेंट किस पे किया था, पी प्लांट पे। ठीक है, मटर के पौधे पर उन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट किया, तो उसी इसीलिए फादर ऑफ जेनेटिक्स किसको बोलते हैं, मेंडल को बोलते हैं। ठीक है, मेंडल ने क्या किया, पी प्लांट पर अपना एक्सपेरिमेंट किया, तो उन्होंने दो तरीके के प्लांट लिए, एक था टॉल प्लांट और दूसरा क्या था, डॉर्फ प्लांट। ठीक है, तो टॉल प्लांट जो होता है वो क्या होता है, उसमें जो जीन लिया उन्होंने वो कौन सा जीन लिया, कैपिटल टी, और जो स्मॉल प्लांट था उसके लिए जो जीन लिया था उन्होंने क्या, स्मॉल टी। ठीक है, तो स्मॉल टी जो है वो, कैपिटल टी क्या है, ये लॉन्ग प्लांट के लिए था, और स्मॉल टी किस चीज के लिए था, डॉल प्लांट के लिए था। तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर मैंने सिंगल टी नहीं लिखा है, यहाँ पर मैंने पेयर में लिखा है, क्योंकि जीन हमेशा किस में प्रेजेंट होते हैं, पेयर में। और जब जीन हमेशा पेयर में प्रेजेंट होंगे तो इस कंडीशन में इसे क्या बोलते हैं, हम एलील बोलते हैं। ठीक है,
ये डीएनए और क्रोमोसोम से रिलेटेड दो टर्म थे जो मैंने आपको बता दिया। पहला क्या था, जीन। जब जो हमारी बॉडी में करेक्टर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है वो कौन है, जीन है। और जीन हमेशा पेयर में प्रेजेंट होते हैं, तो जीन जब पेयर में प्रेजेंट होंगे तो उसे हम क्या बोलेंगे, एलील बोलेंगे। ठीक है, ये हो गया एलील। अब उसके बाद आता है कि क्रोमोसोम जो है वो कितने तरह के होते हैं। ठीक है, तो सेंट्रोमियर के प्रेजेंस, क्रोमोसोम का जब हम स्ट्रक्चर देखते हैं तो उसमें एक राउंड शेप का स्ट्रक्चर दिखाई देता है। ये जो राउंड शेप का स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है इसे क्या बोलते हैं, सेंट्रोमियर बोला जाता है। ठीक है, तो सेंट्रोमियर के पोजीशन के बेसिस पर सेंट्रोमियर कहाँ पर प्रेजेंट है, क्योंकि ये क्रोमोसोम के आर्म है, तो सेंट्रोमियर आर्म में किस जगह पर प्रेजेंट है उसके पोजीशन के बेसिस पर इसे 4 टाइप में डिवाइड किया गया क्रोमोसोम को। पहला क्या है, टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम। टीलोसेंट्रिक मतलब यहाँ पर क्या होगा, सेंट्रोमियर बिल्कुल टिप पर प्रेजेंट होगा, इसे क्या बोलते हैं, टीलोसेंट्रिक। दूसरा क्या है, एक्रोसेंट्रिक। इसमें सेंट्रोमियर हल्का सा नीचे प्रेजेंट होता है और इसका एक आर्म जो है वो बहुत छोटा होगा और एक आर्म जो है वो लार्ज होगा। ठीक है, तो इसे क्या बोलेंगे, एक्रोसेंट्रिक। तीसरा क्या है, सब मेटासेंट्रिक। ये एल शेप क्रोमोसोम होते हैं, इनमें क्या होता है, सेंट्रोमियर और थोड़ा सा नीचे आ जाता है और इनका एक आर्म जो है वो छोटा होता है, दूसरा आर्म बड़ा होता है और ये किस शेप में आ जाते हैं, एल शेप में आ जाते हैं। ठीक है, तो इसे क्या बोलते हैं, सब मेटासेंट्रिक। और जब सेंट्रोमियर बिल्कुल सेंटर में प्रेजेंट होगा तो वी शेप का स्ट्रक्चर बन जाता है, इनके आर्म जो है वो वी शेप में आ जाते हैं, तो इस कंडीशन में इसे हम क्या बोलेंगे, मेटासेंट्रिक। इस तरीके से क्रोमोसोम में सेंट्रोमियर के पोजीशन के बेसिस पर इन्हें कितने पार्ट में डिवाइड किया गया, 4 पार्ट में डिवाइड किया गया। कौन कौन से, टीलोसेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक और मेटासेंट्रिक। ठीक है, इतनी चीजें आपको समझ में आई। ये सारी चीजें थी क्रोमोसोम के बारे में। ठीक है, अब क्रोमोसोम का फंक्शन, क्रोमोसोम का फंक्शन क्या होता है। क्रोमोसोम जो है वो जनरेशन बाय जनरेशन कैरेक्टर्स को ट्रांसमिट करने का काम करता है। किसके कैरेक्टर्स को, हमारे पेरेंट्स के कैरेक्टर्स को जनरेशन बाय जनरेशन एक सेल से दूसरे सेल में ले करके जाता है। ठीक है, तो हमारे मदर फादर के कैरेक्टर्स हम में कैसे आए, क्रोमोसोम के थ्रू आए। क्रोमोसोम में जो फंक्शनल यूनिट है जो कि इन कैरेक्टर्स को पहुंचाने का काम कर रही है वो क्या है, जीन। जीन जो है वो प्रोटीन को कोड करने का काम करता है, मतलब हमारी बॉडी में जो भी कैरेक्टर्स हैं उनके लिए एक प्रोटीन रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, हर कैरेक्टर के लिए एक प्रोटीन रिस्पॉन्सिबल है और उन प्रोटीन को कोड करने का काम किसका है, जीन का है। ये जब प्रोटीन सिंथेसिस में पढ़ाऊंगी आपको तो उस टॉपिक में मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगी। ठीक है, क्रोमोसोम आज मैंने आपको कवर कर लिया। अब अगर इस टॉपिक में आपको कहीं कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट कर सकते हैं और मैं उसका रिप्लाई आपको टाइम पे कर दूंगी। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको मेरे वीडियोज पसंद आ रहे होंगे। अगर वीडियोज मेरे पसंद आ रहे हों तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू।